मैं तो बस एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन हर दिन कोई ना कोई महिला मालिक मुझे अपने घर बुलाती थी। बहाना हमेशा एक जैसा होता था, नाली ठीक करवानी है। और फिर आज भी जैसे ही मैं अंदर गया, बाई जी ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने तुरंत घबराने का नाटक करते हुए उन्हें दूर किया। बाई जी, आप क्या कर रही हैं? आपके पति मेरे साथ हमेशा अच्छा बिहेव करते हैं, मैं उनके साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर बाई जी हंस पड़ी। वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है? ये सब दिखावा है, बाहर उसका नाजायज बच्चा तक है। मैं हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन आखिर वो मालिक हैं और मैं तो बस एक छोटा सिक्योरिटी गार्ड हूँ, अगर उन्हें पता चला तो? बाई जी ने मेरे सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, डर किस बात का, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा। मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी पहले ही अपने नाम करवा चुकी हूँ, ये घर भी अब मेरा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं फिर भी बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी। अब कोई लेकिन नहीं, फैसला हो चुका है, आज से तुम सिर्फ मेरे आदमी हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो जिंदगी भर ऐश करोगे। लेकिन इस बार उन्होंने मुझे कोई मौका नहीं दिया। 2.5 घंटे बाद कमरे की लाइट दोबारा जली। मैं मासूम और अनजान बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन उन्हें मेरा यही शर्माया हुआ अंदाज पसंद आ गया। उन्होंने वही मुझे अपने पास रखने की बात कह दी। जब मेरे चेहरे पर थोड़ी बेबसी और उदासी दिखी, वो कमरे से बाहर चली गई और जब वापस लौटी तो मेरे सामने नोटों की एक मोटी गड्डी फेंक दी। ये 3 लाख रुपए हैं तुम्हारे खर्चे के लिए। सामने 3 लाख रुपए देख मेरी सांसें तेज हो गई। हे भगवान, ये तो मेरी पूरे 4 साल की सैलरी है। जैसे ही मेरा हाथ उन पैसों को छूने वाला था, अचानक मेरे दिमाग में एक मशीन जैसी आवाज गूंजी, होस्ट के सामने अब कुछ ऑप्शंस उपस्थित हैं, कृपया तुरंत अपना फैसला चुने। पहला ऑप्शन, बाई जी के दिए हुए पैसों को ले लो और आगे से आराम से उनका बनकर जियो। दूसरा ऑप्शन, बाई जी के पैसों को ठुकराओ, एक सच्चे इंसान की तरह मेहनत से ऊपर उठो और खुद की पहचान बनाओ। ये करने पर तुम्हें मिलेंगे अभी के अभी 5 लाख रुपए। ये दोनों ऑप्शन के बारे में सुनने के बाद तो कोई गधा भी दूसरा ऑप्शन ही सिलेक्ट करेगा। वैसे इसके साथ एक फेवर सिस्टम भी एक्टिवेट होने वाला था, इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता। मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए मन ही मन दूसरा ऑप्शन चुन लिया। मुझे अपने दिए हुए पैसों को ठुकराते हुए देख कर बाई जी ने हैरानी से मुझे देखा। तुम सच में ये 3 लाख नहीं लोगे? मैंने धीरे से सिर हिलाया। बाई जी, मैं जानता हूँ कि आप मुझे अपने पास रखना चाहती हैं और भरपाई करना चाहती हैं, लेकिन बात यहाँ तक पहुँची है, हमने जो अभी अभी करा उसमें मेरी ही गलती मैं मानता हूँ, लेकिन असली गलती मानो तो आपकी खूबसूरती की है। मुझे आपके इतना करीब नहीं आना चाहिए था, वरना मुझसे ये गलती कभी नहीं होती। मेरी बात सुनते ही बाई जी की आंखों में मेरे लिए और भी ज्यादा अपनापन भर गया, लेकिन ये अभी मेरा सबसे बड़ा कदम नहीं था। सबसे अहम बात तो अभी बाकी थी। मैंने हल्का सा रुक कर कहा, और सबसे जरूरी बात, मुझे डर है कि अगर मैंने ये पैसे ले लिए तो कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें। बाई जी तुरंत बेचैन होकर बोली, गलत? किस बात का गलत? मैंने जानबूझकर अपने दांत बीचे, जैसे कुछ कहने में शर्म आ रही हो। मेरा ऐसा चेहरा देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। आखिर उनके बार बार पूछने पर मैंने बड़ी मुश्किल से बोलना शुरू किया, मुझे डर है कि कहीं आप ये ना सोच ले कि मैं सिर्फ आपके पैसों के लिए आपके करीब आया था। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही बाई जी पूरी तरह शॉक रह गई और जब उन्हें होश आया तो वो तुरंत मेरे सीने से आ लगी और रोती हुई आवाज में बोली, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम मेरे साथ कितने अच्छे से बिहेव करते हो, मैं सब देखती हूँ। मैं भला कैसे सोच सकती हूँ कि तुम मेरे पैसों के पीछे हो? मैंने धीरे से कहा, मुझे पता है कि आप मुझ पर भरोसा करती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में पैसे की मिलावट हो, इसलिए ये पैसे आप वापस रख लीजिए, मैं इन्हें नहीं ले सकता। 3 लाख मेरे सामने पड़े थे और मैं उन्हें छोड़ रहा था। दिल के अंदर दर्द तो होना ही था, लेकिन बड़ी मछली पकड़ने के लिए कभी कभी लंबा जाल बिछाना पड़ता है। मेरी बातें सुनकर बाई जी भावुक हो गई और रोने भी लगी। तुम कितने अच्छे हो, मुझे पता था कि तुम्हें चुनने में मेरे से इस बार कोई गलती नहीं हुई है, काश मैं तुमसे 10 साल पहले मिली होती। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बाहर आने लगे। उन्हें रोता देखकर मैंने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। मैडम, आप अभी बहुत जवान हो, अगर हम आज से शुरुआत करें तो भी देर नहीं हुई। उन्होंने हल्की कांपती आवाज में पूछा, सच बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे बड़ी हूँ? मैं मुस्कुराया, आप कहाँ बड़ी हैं? मेरी नजर में तो आप हमारे कॉलेज की जूनियर लड़कियों से भी कम नहीं लगती, आप तो उनसे भी कमाल की हैं। मेरी ये बात पूरी तरह उनके दिल में उतर गई। अब वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। उन्होंने अचानक मुझे कस के गले लगा लिया। आओ मेरे अच्छे बच्चे, आज की रात मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ। जब सब शांत हुआ तब तक लगभग सुबह होने वाली थी। मैंने सो रही बाई जी को कंबल ओढ़ाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। फिर आदत के मुताबिक फ्रिज खोला और अपनी पसंदीदा ठंडी कोल्ड ड्रिंक निकाल ली। सुबह सुबह साला कौन कोल्ड ड्रिंक पीता है। मैंने उसे गटागट पीना शुरू किया, तभी अचानक फिर से सिस्टम की आवाज आई, होस्ट ने मिशन को पूरा कर लिया है, इनाम प्राप्त हुआ पूरे 5 लाख रुपए, साथ ही फेवर सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। आवाज खत्म होते ही मेरा फोन जोर से वाइब्रेट करने लगा।
लगा। मैंने स्क्रीन खोली, बैंक का मैसेज था। मैसेज में सचमुच 5 लाख जमा होने की सूचना मिली। उसी वक्त सिस्टम की आवाज फिर से आई, फेवर सिस्टम अब बाइंड हो रहा है। अगले ही पल मेरे दिमाग में अचानक से लाल रंग का एक इंटरफेस दिखाई दिया। फिर से सिस्टम की आवाज आई, फेवर सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो चुका है। अब आपको शुरुआती गिफ्ट पैक दिया जा रहा है, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, आपको ये इनाम मिले हैं, 5 लाख रुपए, 500 फेवर पॉइंट। स्किल, मन की आवाज सुनना। इस स्किल का उपयोग करने पर आप सामने वाले व्यक्ति के मन की बात सुन सकते हैं। ये क्षमता दिन में केवल 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है, हर बार अधिकतम आधे घंटे तक। एंड इसी के साथ एक आइटम मिला है जो कि है बॉडी एनहेंसमेंट पिल। इसे खाने के बाद आपकी शारीरिक क्षमता हर दिशा में काफी बढ़ जाएगी। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, बेचैनी से वो गोली तुरंत निकल ली। जैसे ही दवा मेरे गले से नीचे उतरी, एक गर्म लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। इसके तुरंत बाद मेरे शरीर के अंदर से लगातार ताकत उमड़ने लगी। मैंने तुरंत साफ महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ क्षमताएं अचानक कई गुना बढ़ गई हैं। इतनी देर की थकावट के बाद मेरा शरीर पहले ही कमजोर पड़ चुका था, लेकिन अब अचानक ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं फिर से कमरे में घुसकर बाई जी के साथ कई और राउंड कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। उसी पल मुझे एक एहसास हुआ, ये नया फेवर सिस्टम शायद बाई जी पर बहुत काम आने वाला है। मैंने मन ही मन पूछा, सिस्टम, ये फेवर सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? सिस्टम की आवाज तुरंत गूंजी, होस्ट महिला लक्ष्यों को बाइंड कर सकता है। उनकी आपके प्रति बढ़ती पसंद के जरिए फेवर पॉइंट कमाए जा सकते हैं। इसके लिए एक चीज ध्यान में रखने लायक है, सिर्फ महिलाओं को ही बाइंड किया जा सकता है। इसके अलावा जिस महिला का कुल वैल्यू जितना अधिक होगा, उतने ज्यादा फेवर पॉइंट प्राप्त होंगे। होस्ट इन फेवर पॉइंट का उपयोग करके सिस्टम स्टोर से अपनी मनचाही कोई भी चीज खरीद सकता है। मैंने बिना झिझक के तुरंत बाई जी को बाइंड कर लिया। अगली सुबह गहरी नींद में सोई हुई बाई जी धीरे धीरे जागी। उनके चेहरे की रंगत कल से कई ज्यादा निखरी हुई लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पास खाली जगह देखी, उनके चेहरे पर तुरंत मायूसी छा गई। तकरीबन 10 मिनट बाद वो बेडरूम से बाहर निकली, तभी रसोई से आती खाने की खुशबू ने उनका ध्यान खींच लिया। अगले ही पल वो जल्दी जल्दी किचन की तरफ भागी और सचमुच उन्होंने मुझे चूल्हे के सामने खाना बनाते देखा। मैंने पीछे मुड़कर उन्हें देखा और बेहद नरम आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी उठ गई हैं? मैंने प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा और मेरी आवाज में पूरा अपनापन था। मैं नाश्ता बना रहा हूँ, आप पहले जाकर बैठिए, ठीक है? बाई जी ने सिर उठाया और किसी छोटी बच्ची की तरह सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं हंसते हुए बोला, अगर आप यहीं खड़ी रहेंगी तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा? थोड़ी देर में दलिया जल जाएगा। उन्होंने होठ फुला लिए, तो जलने दो, वैसे भी मुझे वो नहीं खाना। मैं थोड़ा चौंका, क्या नहीं खाना? उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, दलिए से ज्यादा मैं तुम्हें चाहती हूँ। इतना कहकर वो पंजों के बल उठी और खुद ही मेरे करीब आ गई। कुछ देर जो बिस्तर अभी खाली था, वहाँ अब हम दोनों की परछाइयाँ एक दूसरे में उलझी हुई थी। उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज लगातार गूंजने लगी, बाई जी के फेवर सिस्टम रेटिंग +1, 3 फेवर पॉइंट प्राप्त हुए। जब आखिरकार सब शांत हुआ, तब तक मैं आराम से 300 से ज्यादा फेवर पॉइंट कमा चुका था। इस वक्त बाई जी आलस में मेरे सीने पर सिर रखे पड़ी थी। उनके गुलाबी चेहरे पे पूरी सेटिस्फेक्शन साफ झलक रही थी। उन्होंने हल्की सांस लेते हुए कहा, अच्छे बच्चे, तुम तो कमाल निकले। लगता है मेरी पिछली 30 साल की जिंदगी बेकार चली गई। मैं हल्का सा हंसा, आप बड़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। मेरी ताकत बस थोड़ी सी अच्छी है। उन्होंने आंखों में मुस्कान भरते हुए कहा, ताकत होना ही काफी है, वैसे भी हमारे पास अभी बहुत समय है। जो तुम्हें नहीं आता मैं धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, बाई जी अब काफी देर हो गई है, मुझे काम पर जाना है, आप थोड़ा आराम कीजिए, दोपहर में फिर आकर आपसे मिलूंगा। उन्होंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया, ठीक है, जल्दी जाओ, लेकिन खुद को ज्यादा मत थकाना। जब मौका मिले तो थोड़ा आराम भी कर लिया करो। उनसे प्यार भरी विदाई लेने के बाद मैं तेजी से अपनी ड्यूटी की तरफ निकल पड़ा, लेकिन अभी मैं पहुंचा ही नहीं था कि दूर से एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई दी। मेरा दिल अचानक धक सा रह गया। मैं तुरंत भागकर उसके सामने पहुंचा। फेई मैम, माफ कीजिए, लगता है मैं फिर लेट हो गया। उन्होंने ठंडे चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा, लगता है तुम्हारी चमड़ी काफी मोटी हो गई है, हफ्ते में 6 दिन काम होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 5 दिन लगातार लेट आने की? मेरे सामने खड़ी जो औरत मुझे डांट रही थी, वो थी शियाओ शियांग, एलीट रेसिडेंस की प्रॉपर्टी असिस्टेंट मैनेजर यू फेई। अपने स्ट्रिक्ट और तेज काम करने के अंदाज के दम पर वो सिर्फ 3 साल में एक मामूली कर्मचारी से उठकर सबकी इज्जत और डर का कारण बनने वाली डिप्टी मैनेजर बन चुकी थी। जिन लोगों ने उसके तरीके देखे थे, उन्होंने प्यार से उसे एक नाम भी दे रखा था, लेडी डेविल। मैंने तुरंत सिर झुका लिया, सॉरी फेई मैम, मुझसे सच में गलती हो गई। लेकिन साफ था कि यू फेई पर मेरी ये मासूमियत काम नहीं आने वाली थी। वो लगातार मुझे सुनाती रही, समझ नहीं आता तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हें क्या सिखाते हैं, समय पर पहुंचना तक नहीं आता। अगर तुम अभी स्टूडेंट ना होते तो मैं कब का तुम्हें नौकरी से निकाल चुकी होती। पहले तो मैं जल्दी से माफी मांगकर बात खत्म करना चाहता था, लेकिन उनकी बातें सुनते ही मेरे
अंदर का गुस्सा अचानक भड़क उठा। अगर मैं सच में आधा घंटा लेट होता या 5 मिनट भी तो वो चाहे जितना डांटती मैं चुपचाप सुन लेता, लेकिन यहाँ तो बात सिर्फ कुछ सेकंड्स की थी और वो इसे स्कूल के परवरिश तक ले गई। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं मन ही मन हंसने लगा। लेडी डेविल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अभी भी वो पुराना लड़का हूँ जिसे तुम आसानी से दबा सकती हो? आज तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ। मैंने मन ही मन सिस्टम को पुकारा, सिस्टम ऐसा कोई आइटम दो जिससे मैं इसका घमंड तोड़ सकूं। तुरंत सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट को प्राइवेसी व्यूअर खरीदने की सलाह दी जाती है। ये चीज टारगेट के राज देख सकता है। इसकी कीमत है 8000 फेवर पॉइंट्स, लेकिन ये आज बस 800 पॉइंट में ही खरीदा जा सकता है। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, जल्दी इसे खरीदो। बधाई हो, होस्ट ने सफलतापूर्वक 800 फेवर पॉइंट खर्च किए। प्राइवेसी व्यूअर सक्रिय हो चुका है। आवाज खत्म होते ही मैंने तुरंत उस स्किल को यूफेई के ऊपर इस्तेमाल किया। कुछ ही सेकंड बाद एक तस्वीर मेरे दिमाग में उभर आई। उस तस्वीर में यूफेई जैसी दिखने वाली एक औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके हाथ में वो दृश्य देखकर मैं मन ही मन चौंक गया, क्योंकि जो चीज उसके हाथ में थी उसकी मैंने अपेक्षा नहीं की थी। वाह, किसने सोचा था कि ये सख्त लेडी डेविल अंदर से इतनी अकेली और बेचैन निकलेगी। उसी समय यूफेई के चेहरे पे अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़कर उसके कान के पास झुक गया। धीमी आवाज में मैंने कहा, मैनेजर यूफेई, आधी रात को अकेले कमरे में आप खीरा लेकर क्या कर रही थी? यूफेई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनका पूरा शरीर हल्का हल्का कांपने लगा। अब जब वो मुझे देख रही थी तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, काफी हैरानी हो रही है ना, कि मुझे तुम्हारा छोटा सा राज कैसे पता चला? सच कहूँ तो मुझे खुद भी ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे सब पता है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शर्म और गुस्से से भरी यूफेई आखिर अपना धैर्य खो बैठी। उसने हाथ उठाकर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ गिरने से पहले ही मेरी धीमी मगर दबाव भरी आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी, बेहतर होगा यहीं रुक जाओ, वरना मैं यकीन दिलाता हूँ कि कल पूरे शियाओ शियांग एलिट रेसिडेंस के कर्मचारी और मालिक जान जाएंगे कि उनकी मशहूर मैनेजर यू अकेलेपन में खीरे का सहारा लेती है। तुम मुझे धमका रहे हो, यूफेई ने दांत बीचते हुए कहा। इतने सालों से वो इस जगह पर दबदबे के साथ काम कर रही थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक नया लड़का उसे इस हालत में पहुंचा देगा। उसके लिए ये किसी बड़े अपमान से कम नहीं था। मैंने बेपरवाही के साथ कंधे उचकाए। हाँ, धमका रहा हूँ तो हिम्मत है तो नौकरी से निकाल दो। तुम्हारा राज अब मेरे हाथ में है। वैसे भी अब मेरे पीछे बाएजी जैसी अरबपति औरत का सहारा है। जरूरत पड़ी तो मैं फिर से शुरुआत कर लूंगा। लेकिन मामला तुम्हारे लिए बहुत अलग है। तुम अब 30 की हो चुकी हो। उम्र भी अपना असर दिखाती है। चाहे तुम कितनी भी काबिल क्यों ना हो, इतनी बड़ी पोस्ट की दूसरी नौकरी मिलना तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन है। काफी देर तक अंदर ही अंदर संघर्ष करने के बाद आखिर यूफेई ने हार मान ली। थकी हुई आवाज में उसने पूछा, ठीक है बताओ आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने आगे दिखाते हुए हल्की शरारती मुस्कान दी। मैनेजर यू को क्या लगता है कि मैं क्या चाहता हूँ? शायद उसके दिमाग में कोई डरावना ख्याल आया। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने दोनों हाथ सीने के सामने रखकर कस के बांध लिए और सख्त आवाज में बोली, मैं पहले बता देती हूँ, मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं। अगर तुमने कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की तो चाहे मुझे खुद बर्बाद क्यों ना होना पड़े, मैं तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। उसे इतना घबराया और सतर्क देखकर मेरे होठों पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। मैं समझ गया कि उसने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया है। मैं हल्का सा हंस पड़ा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। खरगोश भी अपने बिल के पास की घास नहीं खाता। और फिर तुम तो 30 साल की हो चुकी हो। मुझे बड़ी उम्र की औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी ये बात सुनते ही यूफेई जैसे आग बबूला हो गई। उसकी आवाज अचानक कई गुना तेज हो गई। क्या कहा तुमने? मैं बड़ी उम्र की औरत हूँ? लेकिन मुझे उसकी नाराजगी की कोई परवाह नहीं थी और जानबूझकर और ज्यादा भड़काऊ बात कर दी। औरत 30 पार कर जाए तो उसे बड़ी उम्र की औरत नहीं कहेंगे क्या? यूफेई ने गुस्से में होठ भींच लिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम्हारा नाम लू गुआन है ना? अब मैं तुम्हें याद रखूंगी। उसने मुझे घूर कर देखा, फिर गुस्से में पलटकर चली गई। उसके दूर जाने के बाद मैं आराम से अपनी ड्यूटी वाली जगह पर जाके खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने सीधा खड़े होकर पोज बनाया, एक खूबसूरत और शालीन औरत मेरे सामने आके रुकी। अभी तक मेरा चेहरा सख्त था, लेकिन उसे देखते ही मैं तुरंत मुस्कुराने लगा। रऊ मैम, आज आप इतनी सुबह ऑफिस जा रही हैं? मेरे सामने खड़ी ये फैशनेबल और आकर्षक औरत थी तांग राउ। वो अकेले रहने वाली एक अमीर महिला थी। हालांकि वो अकेले रहती थी, फिर भी मैं उसके घर में बहुत कम जाता था। कारण था उसका बेहद खतरनाक डोबरमैन कुत्ता। वो कुत्ता मुझे देखते ही ऐसे भौंकता था जैसे कि मैं उसका जन्मजात दुश्मन हूँ। एक बार तो उस जानवर ने मुझ पर झपट्टा मारकर मुझे काट भी लिया था, जिसकी वजह से मुझे कई दिन अस्पताल में बिताने पड़े। लेकिन अस्पताल में रहने के दौरान तांग राउ हर दिन मुझसे मिलने आती रही। धीरे धीरे हमारी नजदीकियां भी बढ़ गई। तभी उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए मुझे देखा। अभी मैंने मैनेजर यू को गुस्से से जाते देखा,
क्या तुम फिर लेट आए थे, और उसे नाराज कर दिया। मैंने शर्मिंदगी से सर खुजाया। रो मैम, आप तो जानती है ना कि मुझे देर रात तक जागने की आदत है। मैं हर सुबह किसी तरह उठ ही जाता हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी आज मैं सिर्फ 1 मिनट ही लेट हुआ था, क्या उसके लिए इतना गुस्सा करना जरूरी था? इतना कहते हुए मैंने सिस्टम को मन ही मन फिर से पुकार लिया। सिस्टम जल्दी करो, तांग रो को तुरंत बाइंड करो। बाई जी के अलावा वो ही सबसे अमीर औरत है जिससे मेरे रिश्ते सबसे अच्छे हैं। इतने सारे फेवर पॉइंट मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। उधर तांग राउ अब भी हल्की नाराजगी से बोल रही थी। 1 मिनट लेट होना भी लेट होना ही कहलाता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज फिर नरम पड़ गई। शाओ गुआन, मैं समझती हूँ कि तुम अपने मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बहुत थकाने वाली है। क्यों ना नौकरी छोड़कर मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं तुम्हें कोई आरामदायक काम दे दूंगी। दरअसल तांग राउ की जिनहाई सिटी में अपनी खुद की एक कपड़ों की कंपनी थी। भले ही वो शहर की सबसे बड़ी कंपनी ना हो, लेकिन उसकी सालाना कमाई फिर भी करोड़ों में थी। अगर कोई और होता तो ये ऑफर सुनकर तुरंत मान जाता, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। रो मैम, मुझे पता है कि आप मेरे भले के लिए ही ये कह रही हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी पसंद है, और अगर मैं सच में आपकी कंपनी में काम करने चला गया तो मैं इतना कहते कहते मेरे जैसे बड़े आदमी के चेहरे पर हल्की लाली आ गई। तांग रो एक्साइटमेंट में पूछने लगी, तो क्या, बताओ बताओ क्या करोगे तुम, बताओ जल्दी मुझे। तो फिर मैं आपको हर दिन कैसे देख पाऊंगा, ये मैंने कहा। अभी एक पल पहले ही उलझन में देख रही तांग रो का चेहरा अचानक एकदम लाल हो गया। उसकी सुंदर शक्ल सर में से पूरी तरह खिल उठी, यहाँ तक कि उसकी आवाज में भी हल्की कंपन आ गई। अरे तुम भी ना, कैसी बातें करते हो। मैंने तुरंत गंभीर होकर सफाई देने का नाटक किया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर दिन आपको देख सकूं। मेरी बात सुनते ही तांग राव के चेहरे की लाली और गहरी हो गई। वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे पेड़ से अभी अभी तोड़ा गया लाल सेब। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उनसे नजर हटाना मुश्किल हो जाए। उसी वक्त सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, तांग राव की फेवर रेटिंग अब +1 है। तांग राव ने शर्माते हुए मुझे हल्का सा डांटा, तुम्हारी उम्र तो ज्यादा नहीं है, लेकिन बातें करना खूब सीख गए हो। अब अच्छे से अपनी ड्यूटी करो, बाकी बातें बाद में देखेंगे। इतना कहकर वो पलटकर चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया, और मेरे दिमाग में बस उनकी आखिरी बात घूम रही थी, बाकी बातें बाद में देखेंगे। आखिर उसका मतलब क्या था? गेट पर हुई इस मुलाकात के बाद मैं तुरंत बाई जी के घर की तरफ निकल पड़ा। डोरबेल बजाने के कुछ ही सेकंड बाद बाई जी ने दरवाजा खोला। उन्होंने बेहद अट्रैक्टिव स्लीवलेस गाउन पहन रखा था। मैं उन्हें देखते ही थोड़ा अटक गया। बाई जी, ये आपने क्या पहन रखा है? अगर वो साधारण गाउन होता तो बात अलग थी, लेकिन ये ड्रेस अलग थी। उसमें जगह जगह छोटे छोटे डिजाइन बने हुए थे, जिनके बीच से झलकती खूबसूरती किसी भी आदमी का ध्यान भटका सकती थी। लेकिन बाई जी ने कुछ समझाया नहीं, उन्होंने बस हल्की मुस्कान दी, फिर अपना गोरा हाथ बढ़ाकर मुझे धीरे से अंदर खींच लिया। अगले ही पल दरवाजा बंद हो गया और बाई जी ने मुझे दीवार के सहारे रोक लिया। फिर वो मेरे कान के पास झुकी। वो बेहद मोहक आवाज में फुसफुसाई, गुआन, आज मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने मुश्किल से एक लंबी सांस ली, मेरी आवाज भारी हो चुकी थी। बहुत 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 खूबसूरत। वो मुस्कुराई, और क्या गुआन, तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो? इतना कहते ही उसकी पतली पतली उंगलियां मेरे सीने पर फिसलने लगी। मैं पहले ही खुद को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था, और अब उनकी ये हरकत मेरे लिए खुद पर काबू रखना लगभग नामुमकिन कर रही थी। अचानक मैंने जोर लगाया और पल भर में हालात उलट गए। जो अभी तक मुझे छेड़ रही थी, अब वो खुद दीवार से लगी हुई थी। मैंने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और उन्हें गहराई से चूम लिया। उसी दौरान सिस्टम में उनकी फेवर रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही थी। बाई जी की फेवर रेटिंग अब और बढ़ते जा रही है। लेकिन सच कहूँ तो उस वक्त मुझे फेवर पॉइंट्स की कोई भी परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल बचा था, उन्हें अपने और करीब महसूस करना। लेकिन तभी बाई जी ने अचानक मुझे हल्के से पीछे धकेल दिया। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा, समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। तभी वो मुस्कुराकर बोली, अच्छे बच्चे, मैं तुम्हारा मन समझती हूँ, लेकिन इंसान खाली पेट नहीं रह सकता। पहले आराम से लंच कर लेते हैं, ठीक है? इतना कहकर उन्होंने मुझे एक शरारती नजर से देखा, फिर अपनी धीमी और अट्रैक्टिव चाल में मुड़ गई। कमर लहराती हुई वो किचन की तरफ चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह उलझा हुआ। कुछ देर बाद जाकर मुझे समझ आया, वाह, ये तो मेरे साथ जानबूझकर खेल रही है। सच में करोड़पतियों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली औरत यूं ही मशहूर नहीं होती। ये सोचकर मैंने अपना सिस्टम पैनल खोला और देखकर दंग रह गया। मेरे फेवर पॉइंट 500 से बढ़ के सीधा 1200 हो चुके थे। मैं मन ही मन हंस पड़ा। अगर पूरी दोपहर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच में उड़ने वाला हूँ। लेकिन तभी अचानक मुझे कुछ याद आया, अरे हाँ, मन की आवाज सुनना, ये स्किल भी तो मेरे पास है, और इस स्किल को मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा मौका है, पहले बाई जी पर इसका असर देखता हूँ। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम, मन की आवाज सुनना एक्टिवेट करो। अगले ही पल बाई जी की अंदरूनी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। अभी अचानक मैंने गुआन को दूर धकेल दिया। कहीं वो सच में नाराज तो नहीं हो गया? अगर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो शायद मुझे उसे थोड़ा मनाना चाहिए, लेकिन क्या वो मेरी बातों में आएगा? उनकी ये बात सुनकर मेरी नजर तुरंत किचन में खड़ी उस खूबसूरत पीठ पर टिक गई, और सचमुच उनकी चाल में हल्की सी बेचैनी साफ झलक रही थी। मेरे होठों पर हल्की शरारती मुस्कान आ गई। मैं धीरे धीरे उनके करीब चला गया। उधर शायद उन्हें भी मेरे कदमों की आहट सुनाई दे गई थी, क्योंकि अगले ही पल उनकी दिल की आवाज और तेज होने लगी। मैंने पीछे से बेहद करीब जाकर धीरे से उनकी कमर को बाहों में भर लिया। बाई जी का शरीर हल्का सा कांप
कांप उठा। फिर वो बनावटी नाराजगी में बोली, अरे अभी तो कहा था पहले खाना खाएंगे, तुम आखिर इतने शरारती क्यों हो? हालांकि उनके होठ शिकायत कर रहे थे, लेकिन दिल की आवाज कुछ और ही कह रही थी। मैंने कभी किचन में ऐसा रोमांस महसूस नहीं किया। अगर वो ऐसे ही मुझे पीछे से पकड़कर परेशान करता रहा तो मेरा क्या होगा? अब मैंने हल्का सा झुककर उनके कान के पास बोला, मैं भी इंतजार करना चाहता हूँ, लेकिन आप ही इतनी अट्रैक्टिव लग रही हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मेरी बातों को सुनकर उनकी सांसें और भारी हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, रोक नहीं पा रहे तो भी थोड़ा सब्र करना सीखो। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही वो अचानक चुप हो गई। उन्हें शायद मेरे और करीब आने का एहसास हो चुका था। गुआन, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने धीरे आवाज में जवाब दिया। बाई जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आप आराम से खाना बनाइए। कुछ ही देर में किचन का माहौल पहले से कई ज्यादा गर्म और बेचैन हो गया था। देखो ना, तुमने खाना लगभग खराब ही कर दिया। मैं बेपरवाही के साथ मुस्कुराया। अरे बाकी चीजें भी तो हैं, वैसे ही हम दोनों इतना सब थोड़ी खा पाएंगे। मजाक करते करते मेरी नजर फिर सिस्टम पैनल पर गई और मैं दंग रह गया। मेरे फेवर पॉइंट सीधे 3000 तक पहुंच चुके थे। सिर्फ आधे घंटे में 1200 से 3000। ये सच में पागलपन था, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ रहा था इतनी तेज बढ़त की वजह सिर्फ एक थी, और वो है मन की आवाज सुनना स्किल। उसकी मदद से मैं बाई जी के हर छोटे ख्याल को पकड़ पा रहा था और ठीक वैसे ही व्यवहार कर रहा था जैसा वो चाहती थी। मैं और बाई जी अभी आराम के साथ लंच कर रहे थे कि तभी अचानक माहौल टूट गया। एक अनचाहा मैसेज आ गया। वो मैनेजर की तरफ से था। उन्होंने तुरंत ऑफिस में बुलाया था। मैं बिना देर किए वहां पहुंच गया, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही मैनेजर ने जो कहा मैं उसे सुनकर चौंक गया। वो मुझे गेट ड्यूटी से हटाकर मॉनिटरिंग रूम में भेजना चाहती थी। मैं कुछ पल के लिए सचमुच रुक गया। मुझे मॉनिटरिंग रूम भेजना चाहती है? हालांकि वो जगह हर सिक्योरिटी गार्ड का सपना मानी जाती थी, जहाँ आराम ही आराम था, लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल नहीं जाना था। अगर मैं मॉनिटरिंग रूम में चला गया तो मेरी ये फिट बॉडी और शानदार पर्सनैलिटी आखिर काम किस आएगी? मैंने तुरंत से हिलाया। मैम, ये मौका किसी और को दे दो, मुझे मॉनिटरिंग रूम नहीं जाना। माँ वेन के चेहरे पे साफ हैरानी थी। असल में यूफेई की सिफारिश ना होती तो वो इतनी आरामदायक पोस्ट किसी नए कॉलेज ग्रेजुएट को कभी नहीं देती, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं बिना सोचे सीधा मना कर दूंगा। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं अभी अभी समाज में आया हूँ, मुझे खुद को साबित करने का मौका चाहिए, और मुझे लगता है कि गेट सिक्योरिटी का काम मेरे लिए ज्यादा सही है। मैनेजर ने हल्के से आंखें सिकोड़ ली। तुम जानबूझकर ऐसी बात कर रहे हो ना, ताकि तुम मुझे खुश कर सको? मैं तुरंत हंस पड़ा। अरे वेन मैम, आप भी मजाक करती हैं, आप तो पूरे शाओशांग एलिट रेजिडेंस की सबसे बड़ी अधिकारी हैं। मैं कहाँ आपकी बराबरी करने की सोच सकता हूँ? इतना कहते हुए मैंने मन ही मन फिर सिस्टम को पुकारा। सिस्टम, जल्दी से माँ वेन का स्टेटस पैनल दिखाओ। नाम माँ वेन, उम्र 35 साल, सुंदरता 88%, टोटल वैल्यू 8.9। मैं मन ही मन चौंक पड़ा। कमाल है, इनकी कुल रेटिंग तो बाई जी से भी ज्यादा निकली। मैंने तुरंत सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम अभी के अभी माँ वेन को बाइंड करो। बाइंडिंग प्रक्रिया शुरू, कृपया प्रतीक्षा करें। माँ वेन सफलतापूर्वक बाइंड हो चुकी है। उधर माँ वेन के होठों पर हल्की दिलचस्प मुस्कान उभर आई। बराबरी नहीं कर सकते? मैंने इंटरनेट पर तुम्हारी जनरेशन की काफी किस्से सुने हैं, तुम लोग तो ऑफिस वालों की हालत खराब कर देते हो। मैंने तुरंत से रिलाया, वो लोग दूसरे होंगे, मैं वैसा नहीं हूँ। मैंने अभी जो कहा वो सब दिल से कहा है, और सच में मैं चाहता हूँ कि आप अपना फैसला वापस ले लें। मेरी आवाज इस बार बहुत ज्यादा साफ थी। मेरी बात सुनकर माँ वेन खुद कुछ पल के लिए चुप रह गई। उन्होंने शायद पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जो मॉनिटरिंग रूम जैसी आरामदायक पोस्ट को ठुकरा रहा था। उसके मन में मेरे लिए थोड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। माँ वेन की फेवर रेटिंग 1 पॉइंट से बढ़ी। माँ वेन अपनी कुर्सी पर बैठी मुझे ध्यान से देखती रही। कुछ देर सोचने के बाद आखिर वो बोली, ठीक है, अगर तुम सच में वहाँ नहीं जाना चाहते तो मैं इस बात को यही खत्म मान लेती हूँ। मैंने तुरंत राहत की सांस लेते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद वेन मैम। माँ वेन ने सेटिस्फेक्शन से सिर हिलाया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन रात की ड्यूटी मत भूलना। जी वेन मैम। मैंने आदर से हल्का झुककर उन्हें नमस्कार किया, फिर मुड़कर बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से माँ वेन की आवाज फिर सुनाई दी, वैसे तुम्हारा और उस यूफेई का आखिर रिश्ता क्या है? मैं तुरंत हैरानी से पलटा। वेन मैम, आप क्या कह रही हैं? माँ वेन ने जल्दी से हाथ हिलाया। कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अब तुम जा सकते हो। आखिरकार मैं उनके ऑफिस से बाहर निकल आया, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहा था। मैं जैसे ही बाहर निकला, अचानक किसी से जोर से टकरा गया। एक हल्की चीख सुनते ही मैं तुरंत रुक गया। नीचे देखा तो एक महिला जमीन पर गिर चुकी थी। मैं घबराकर तुरंत उसके पास झुक गया। सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। क्या आप ठीक हो? वो महिला धीरे से सिर उठाकर मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में हल्की शिकायत थी। इतनी जोर से टकराकर गिरा दिया, और पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं? लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा साफ देखा, मैं हैरानी से बोल पड़ा, रो मैम, आप यहाँ? तांग रो ने मुझे हल्की नाराजगी भरी नजर से देखा। उसकी आवाज में बनावटी शिकायत थी। मैं यही रहती हूँ तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तभी मुझे एहसास हुआ कि बातों ही बातों में चलते चलते मैं उसकी बिल्डिंग के नीचे आ पहुंचा था। मैंने तुरंत रो को सॉरी बोल दिया, मैं थोड़ा खोया हुआ था, आइए मैं आपको उठाता हूँ। मैं शर्मिंदगी से सफाई देते हुए एक बार फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं तुरंत नीचे झुककर उसकी हालत देखने लगा। तभी मेरी नजर उसके घुटनों पर पड़ी। वहाँ हल्की सूजन आ चुकी थी। मैं घबराकर बोला, रो मैम, लगता है आपका पैर मुड़ गया है। तांग रो दर्द से होठ भींचते हुए बोली,
अब क्या होगा? मुझे दोपहर में एक इवेंट में भी जाना है। मैंने बिना देर किए कहा, पहले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रो मैम, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। इतना कहकर मैंने उन्हें जवाब देने का मौका भी नहीं दिया, सीधे झुककर उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। अरे तांग रो घबरा गई, इतने लोग देख रहे हैं, तुम ऐसे अचानक कैसे उठा सकते हो? जल्दी मुझे नीचे उतारो, मैंने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा। अगर रो चाहती है कल तक सूजन और बढ़ जाए तो मैं अभी आपको नीचे उतार देता हूँ। मेरी बात सुनते ही वो तुरंत चुप हो गई। उन्हें शांत देखकर मैं उन्हें बाहों में उठाए सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया और रास्ते भर टांग रो अपना चेहरा हल्का सा छिपाए रही, जैसे डर हो कि कोई उन्हें पहचान न ले। लेकिन जैसे ही हम टांग रो के घर के दरवाजे के पास पहुंचे, मेरे कदम अचानक धीमे पड़ गए। सच कहूँ तो मैं डर गया था। आखिर पहले भी मुझे उसके कुत्ते ने बहुत बुरी तरह काटा था। उसकी याद के बाद अब उसके घर में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मेरी बाहों में बैठी टांग रो ने धीरे से सिर उठाया। अगर चाहो तो मुझे यही नीचे उतार दो, मैं खुद अंदर चली जाऊंगी। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा और उसके बाद मैंने उससे पूछा, आप क्या करोगी फिर? रो मैम, आपका पैर इस हालत में नहीं, आप घर में अकेले कैसे चलेंगी? टांग रो ने मेरी नजर का पीछा करते हुए अपने सूजे हुए टखने को देखा। अब वहाँ की सूजन पहले से ज्यादा लाल हो चुकी थी। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने जैसे मन में कोई फैसला कर लिया। फिर वो गंभीर चेहरे से मेरी तरफ देखने लगी। सच में संभाल लूंगी, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बिना सोचे तुरंत से हिला दिया, नहीं, मैं आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। टांग रो कुछ कहना चाहती थी, गुआन, लेकिन मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। राव मैम, आपके पास मैनेजर यू का नंबर है ना? बस उन्हें एक मैसेज कर दीजिए, वो जरूर आ जाएंगी। करीब 10 मिनट बाद तांग रो के घर का दरवाजा खुला और बाहर यू फेई दिखाई दी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, मिस तांग, आपके कुत्ते को मैंने दूसरे कमरे में बंद कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर उन्होंने एक नजर मेरी तरफ डाली। उस नजर में हल्की नाराजगी और बेबसी दोनों थी। फिर हमारी ये अस्थायी मददगार यूफेई मुड़कर सीधा चली गई। तांग रो उन्हें जाते हुए देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैं तो सोच रही थी कि मैनेजर यू कभी नहीं आएगी, लेकिन वो तो काफी जिम्मेदार निकली, आराम के समय में भी मदद करने चली आई। अचानक शायद उनके दिमाग में कुछ आया, उन्होंने शक भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। शाहवान, तुम्हें इतना भरोसा कैसे था कि मैनेजर यू यहाँ आएंगी? तुम दोनों की तो हमेशा नहीं बनती थी ना, फिर तुम्हारे एक ही बार कहने पर वो तुरंत कैसे आ गई? मैं हल्का सा मुस्कुराया। पहले हमारे रिश्ते सच में खराब थे, लेकिन अब आगे से चीजें शायद अलग होंगी। तुमने कहीं मैनेजर यू को भी अपने वश में तो नहीं कर लिया? क्या तुम दोनों के बीच वैसा रिश्ता है? तांग रो ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए उल्टा सवाल किया, रो मैम, आपको क्या लगता है? तांग रो कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन आखिरकार उन्होंने सिर हिलाकर उस ख्याल को नकार दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मैंने एक्साइटमेंट से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? तांग रो हल्का सा हंस पड़ी। मैनेजर यू इतनी काबिल और शानदार औरत है, वो तुम्हारे जैसे बेफिक्र और शरारती लड़के को क्यों ही पसंद करेगी? मैंने तुरंत नकली दुखी चेहरा बना लिया। तो आपकी नजरों में मेरी इमेज ऐसी है? अब तो दिल टूट गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। रो मैम, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर मैं सचमुच उठ के जाने का नाटक करने लगा। ये देखकर तांग रो तुरंत घबरा गई। तुम हिम्मत करके दिखाओ, तुमने खुद कहा था कि मेरी जिम्मेदारी लोगे। अगर अभी चले गए ना तो मैं कल सीधे मैनेजर मावन के पास शिकायत करने जाऊंगी। मैं हंसते हुए उन्हें छेड़ने लगा। रो मैम, आप बदल गई हैं। पहले तो आप मेरे साथ इतनी अच्छी थी, अब तो धमकी देना भी सीख गई हैं। तांग रो बेचैन होकर बोली, मेरे सामने मासूम मत बनो, जल्दी अंदर आओ। अगर किसी ने देख लिया तो? हम दोनों जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, एकदम हैरान चेहरा लिए यू फई अचानक कोने से बाहर आई। असल में वो गई ही नहीं थी, अभी मेरी और तांग रो की सारी बातें उन्होंने सुन ली थी। उनके दिमाग में तुरंत सवाल उठा, कहीं इस लड़के का सच में मिस तांग के साथ कुछ चल तो नहीं रहा? उधर दूसरी तरफ तांग रो के घर के अंदर मैं अभी उन्हें गोद में उठाए लिविंग रूम तक पहुंच ही रहा था कि एक जानी पहचानी सी शैडो हमारी तरफ दौड़ पड़ी। उसे देखते ही मैं घबराकर कई कदम पीछे हट गया। ये क्लियर था कि पिछली घटना का डर अभी भी मेरे दिमाग में था। तभी तांग रो की नरम आवाज मेरे कानों में पड़ी, डरो मत, ये अब तुम्हें नहीं काट सकती। मैंने ध्यान से देखा, कुत्ते के मुंह पर अब एक सेफ्टी गार्ड लगा हुआ था। तभी मुझे समझ आया, जब यूफे यहाँ पर आई थी तब उसने ही इस कुत्ते को सेफ्टी गार्ड पहनाया था, वरना मैं अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। आखिर एक बार वही कुत्ता मुझे अस्पताल पहुंचा चुका था। उसी समय मेरी नजर उस गार्ड पर गई जो थोड़ा घिसा हुआ लग रहा था। मैंने बाहों में बैठी तांग रो की तरफ देखा और बोहे सिकोड़कर पूछा, आप शाओमी को हमेशा ये क्यों पहना कर रखती हैं? तांग रो ने धीरे से सिर हिलाया, जब मैं घर पर होती हूँ तो हमेशा पहनाती हूँ, लेकिन उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो अक्सर इसे दांतों से खींचने लगती है। उनकी बात पूरे होने से पहले ही मैंने बीच में टोका, लेकिन ऐसा रोज क्यों? इतनी परेशानी उठाने की जरूरत क्या है? तांग रो कुछ पल चुप रही, फिर धीमे आवाज में बोली, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि तुम कब आ जाओगे। मुझे डर था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसलिए। इतना कहते कहते उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। उनकी आवाज धीमी होती गई और चेहरा लाल पड़ गया। अब मैं चाहे कितना भी अनजान बनने की कोशिश करता, फिर भी उनके इमोशन समझ चुका था। कमरे का माहौल धीरे धीरे फिर से भावुक और करीबियों भरा होने लगा। तांग रो ने हल्की खांसी के साथ माहौल संभालने की कोशिश की। वो थोड़ा
हकलाते हुए बोली, मेरा पैर अभी भी दर्द कर रहा है। मैं तुरंत होश में आया, सॉरी। फिर मैं उन्हें बाहों में उठाए सीधे सोफे तक ले गया। उधर मुंह पर सेफ्टी गार्ड लगाए शाओमी भी पीछे पीछे आ रही थी। वो लगातार सिर इधर उधर टकरा रही थी, जैसे किसी बात का विरोध कर रही हो। मैं तांग रो से कहा, रो मैम आप बैठिए, मैं मेडिकल किट लेके आता हूँ। इतना कह के मैं तुरंत मुड़ गया। इस बार शाओमी मेरे पीछे नहीं आई, वो तांग के पास जाकर बैठ गई और अपने मुंह के गार्ड को उनसे रगड़ने लगी, मानो चाह रही हो कि वो उसे खोल दे। तांग रो ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फहराया। वो धीमी आवाज से बोली, शाओमी मम्मी को चोट लगी है, अभी तुम्हारे साथ खेल नहीं सकती, तुम जाकर थोड़ी देर अकेले खेलो, ठीक है। लेकिन शाओमी लगातार सिर हिलाती रही, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। तांग रो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। आखिर उन्होंने बेबस होकर हल्की सांस छोड़ी। तभी मैं मेडिकल किट लेकर वापस आया। मुझे देखते ही तांग रो बोली, पहले शाओमी को बांध दो। अब उसके मुंह पर गार्ड लगा था, इसलिए उसे बांधने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। हालांकि मन का डर अब भी पूरी तरह गया नहीं था। मैंने जाते जाते उसके सिर पर हल्की सी डांट भी लगा दी। शाओमी उछलने लगी। मैंने नकली सख्ती से कहा, शांत बैठो, मुझे और तुम्हारी मम्मी को परेशान मत करो, वरना अगर मैं इस घर का मालिक बन गया तो सबसे पहले तुम्हारी क्लास लगेगी। थोड़ा मन हल्का करने के बाद मैं सोफे के पास आया। तांग रो को शक ना हो इसलिए मैंने बहाना बनाया। शाओमी बहुत शरारत कर रही थी, उसे संभालना मुश्किल हो गया था, लेकिन तांग रो ने तुरंत मेरी पोल खोल दी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, शरारत वो कर रही थी या तुम? क्या तुम्हें लगा मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि तुम उसे डांट रहे हो? मैं वहीं अटक गया, समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। तांग रो हंस पड़ी, अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रही थी, अब जल्दी मेरा पैर देखो, मुझे दोपहर के इवेंट में भी जाना है। उन्हें लगा होगा कि मैं तुरंत इलाज शुरू कर दूंगा, लेकिन तभी मेरे मन में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने अचानक उनकी तरफ देखते हुए कहा, रो मैम आप जब मुस्कुराती हो ना तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। तांग रो का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उन्होंने शर्माते हुए मुझे देखा, शरारती लड़के क्या क्या बोलते जा रहे हो? मैंने तुरंत से हिलाया, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में आपकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है, शायद सबसे खूबसूरत जो मैंने कभी देखी ही नहीं। तांग रो ने आंखें हल्की सिकोड़ ली, अच्छा तो मतलब जब मैं नहीं मुस्कुराती तब अच्छी नहीं लगती? मैं तुरंत घबरा गया, नहीं नहीं आप बिना मुस्कुराए भी खूबसूरत लगती हैं, बस मुस्कुराने पर और भी ज्यादा लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई परी सामने आ गई हो। तांग रो फिर शर्मा गई, तुम भी ना पता नहीं कहाँ से इतनी मीठी बातें सीख कर आए हो। मैंने हल्के से मुस्कुरा कर उनका सूजा हुआ घुटना देखा, फिर अनजाने में मेरे मुंह से निकला, अरे सूजन तो काफी बढ़ गई है। तांग रो ने शिकायत भरी नजर से मुझे देखा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, चलते वक्त ध्यान कहाँ था तुम्हारा? उनकी नाराजगी भरी आंखें देखकर मैं सच में कुछ बोल नहीं पाया, गलती मेरी थी, ये मैं भी जानता था। मैंने धीरे से कहा, रो मैम थोड़ा सह लीजिए, मैं पहले दवा लगा देता हूँ। कुछ ही देर बाद मैंने दवा में भीगी कॉटन स्टिक उठाई और बहुत सावधानी से उनके पैर पर लगाना शुरू किया। मेरी हरकत बेहद हल्की, मानो थोड़ा भी जोर लगाने से उन्हें दर्द हो जाएगा। मेरी सफाई देखकर तांग रो अचानक पूछ बैठी, तुम अक्सर लड़कियों की ऐसी देखभाल करते हो क्या? मैं थोड़ा चौंका, फिर हंसते हुए सिर हिला दिया, मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ा हूँ, वहाँ पूरे कैंपस में मुश्किल से कुछ ही लड़कियां थी। मेरी बात सुनते ही उनकी आंखों में हल्की नरमी आ गई, तो फिर कॉलेज के सालों में तुमने काफी मुश्किल झेली होगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, हाँ मुश्किल तो था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, जो रास्ता चुना था उसी पर चलना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि घर लौट कर माँ बाप की डांट सुनूं, इसलिए दांत भींच कर सब सहता रहा। तांग रो धीरे से मुस्कुराई, उनकी आंखें पहले से कई ज्यादा नरम हो चुकी थी, तुम काफी अच्छे बेटे हो। मैंने हल्की सांस लेते हुए कहा, माँ बाप दोनों किसान हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे कॉलेज तक पढ़ाया, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। हम दोनों यूं ही बातें करते रहे, तभी अचानक मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, तांग रो की फेवरिटी +1, होस्ट को फेवर पॉइंट प्राप्त हुए, तांग रो की फेवरिटी +1 से अधिक हो गई है। होस्ट को फिर से फेवर पॉइंट प्राप्त हुआ। मैं अंदर ही अंदर चौंक गया, सिर्फ बातें करने से भी पॉइंट मिल रहे हैं, ऐसी किस्मत तो रोज नहीं खुलती। जब ऐसा था तो मुझे जल्दी करने की जरूरत क्या थी? अब मैंने जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर दी, जो काम 1-2 मिनट में खत्म हो सकता था उसे मैंने आराम से लगभग 10 मिनट तक खींच दिया। रो मैम घर में बर्फ है क्या? हाँ होगी, लेकिन तुम्हें बर्फ क्यों चाहिए? मैंने समझाया, अभी तक दवा से इलाज किया है, अब थोड़ा फिजिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। क्या फिजिकल ट्रीटमेंट? तांग रो उलझन में पड़ गई, मतलब मोच कम करने का एक खास तरीका, जब मैं कर दूंगा तब खुद समझ जाएंगे आप। इतना कहने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ, फिर रसोई में जाकर बर्फ ढूंढने लगा। जल्दी ही फ्रिज में बर्फ मिल गई, लेकिन अब सवाल था कि इसे रखूंगा किसमें? प्लास्टिक बैग ठीक नहीं रहेगा, बर्फ चिपक जाएगी, और अगर टांग रो के स्किन से चिपक गई तो दिक्कत होगी। मैं इसी सोच में था कि तभी सोफे के पास पड़ा एक कपड़ा जैसा टुकड़ा मेरी नजर में आया। मैं एक्साइटमेंट से उसके पास गया, उठाकर देखा तो वो रेशम जैसा मुलायम था। मैंने मनी मन सोचा, अरे ये तो बर्फ रखने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। मैं खुश होकर वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक सोफे पर बैठी तांग रो चीख पड़ी। मैं घबरा गया, क्या हुआ रो मैम? मैं पलट कर देखा, उनका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। वो कांपती उंगली से मेरे हाथ के नीचे की तरफ इशारा कर रही थी, हकलाते बोली, तुम वो क्या उठा लाए? मुझे बर्फ रखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, ये कपड़ा नीचे पड़ा मिला तो सोचा इसी को इस्तेमाल कर लूं। तांग रो की आंखें फैल गई, उन्होंने अविश्वास से पूछा, तुम इसे बर्फ रखने के लिए इस्तेमाल करोगे और फिर उससे मेरे पैर की सिकाई करोगे? मैंने पूरी मासूमियत से सिर हिला दिया, तो इसमें दिक्कत क्या है? तांग रो कुछ कहना चाहती थी, उनके होठ हिले, लेकिन आखिर में वो चुप रह गई। कुछ सेकंड बाद उन्होंने हार मानते हुए कहा, ठीक है इस्तेमाल कर लो। मैंने मुस्कुराकर कहा, रो मैम आप आराम
आराम कीजिए, मैं सब तैयारी करके आता हूँ। मेरे कमरे से निकलते ही तांग रो शर्म से बोली, ये बेवकूफ लड़का, वो मेरा प्राइवेट कपड़ा था। कुछ मिनट बाद मैं एक खास तरह का आइस पैक बनाकर रसोई से बाहर आया, फिर सोफे के पास जाकर धीरे से पूछा, रो मैम तैयार हैं आप? तांग रो ने हल्का सा सिर हिलाया, हाँ। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेरे हाथ में बने उस खास आइस पैक पर पड़ी, उनके खूबसूरत चेहरे पर फिर हल्की लाली छा गई। मैंने गंभीर आवाज में समझाया, रो मैम ये कोल्ड थेरेपी जैसा है, थोड़ा दर्द हो सकता है, अगर ज्यादा तकलीफ हो तो तुरंत मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। तांग रो ने चुपचाप सिर हिला दिया, समझ गई। मैंने गहरी सांस ली, फिर बहुत सावधानी से वो ठंडा आइस पैक उनके सूजे पैर पे रखा। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उन्हें कम दर्द हो, लेकिन जैसे ही बर्फ ने उनकी सूजी हुई स्किन को छुआ, तांग रो के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। मेरा दिल एकदम घबरा उठा। मैंने तुरंत सिर उठाकर उनकी तरफ देखा, उनके चेहरे पे साफ दर्द दिखाई दे रहा था, बोहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और होठ हल्के कांप रहे थे। उन्हें इतनी तकलीफ में देखकर मेरे अंदर बेचैनी सी उठ गई। मैंने तुरंत कहा, रो मैम रहने दीजिए, शायद हमें ये बंद कर देना चाहिए। लेकिन तांग रो ने तुरंत मना कर दिया, नहीं तुम करते रहो, मैं सह लूंगी। मैंने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तांग रो ने दर्द सहते हुए पूछा, कौन सा तरीका? मैं हल्का मुस्कुराया। जब मैं स्पोर्ट कॉलेज में ट्रेनिंग शुरू कर रहा था, तब दर्द से मेरी भी हालत खराब हो जाती थी। उस समय कोच मुझे एक लकड़ी की स्टिक देते थे, कहते थे कि उसे दांत में दबाए रखो तो दर्द कम महसूस होता है। तांग रो ने हैरानी से मुझे देखा, तुम मुझे लकड़ी चबाने के लिए कह रहे हो? मैंने आसपास नजर दौड़ाई, फिर बेबस होकर बोला, लेकिन यहाँ तो कोई लकड़ी भी नहीं है और ना ही उसके जैसा कुछ। कुछ पल सोचने के बाद मेरी नजर अपनी ही बाह पर टिक गई, जैसे अचानक कोई आइडिया आ गया हो। मैंने धीरे से कहा, तो मेरी बाहें पकड़ लो। तांग रो तुरंत घबरा गई, नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने जल्दी से मना कर दिया, इससे तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन मेरा आंसर बिल्कुल नहीं बदला। मैंने सीरियस आवाज में कहा, कोई बात नहीं रो मैम, मैं इतना भी नाजुक नहीं, थोड़ा दर्द मुझे कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी आपको दोपहर में इवेंट में जाना है ना? अगर अभी ठीक से बर्फ नहीं लगाई तो शायद शाम तक चलना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तांग रो थोड़ा डगमगा गई। उन्हें समझ आ रहा था कि मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बाह को दांत में पकड़ने का ख्याल उन्हें अजीब लग रहा था। मैंने फिर धीरे समझाया, रो मैम इतना मत सोचिए, जितनी देर करेंगे सूजन उतनी बढ़ेगी। आखिरकार मेरे बार बार समझाने पर तांग रो मान गई। कुछ ही देर बाद कमरे का माहौल थोड़ा अजीब मगर बेहद करीबियों भरा हो गया। तांग रो दर्द सहते हुए मेरी बाह पकड़ी थी और उनकी आंखों में अनजानी भावनाएं साफ दिखाई दे रही थी। उसी वक्त मेरे कानों में फिर सिस्टम की आवाज गूंजी, तांग रो की फेवरिटी +1 होस्ट को फेवर पॉइंट प्राप्त हुए हैं। जब पूरी आइस थेरेपी खत्म हुई तो मैं खुद चौंक गया। मेरे फेवर पॉइंट सीधे 4000 से बढ़ के 10,000 हो चुके थे, सिर्फ 10-15 मिनट में। तांग रो ने अकेले 6000 पॉइंट दे दिए थे। मैं मन ही मन खुशी छुपाकर मुस्कुरा ही रहा था कि अचानक होठों पर एक नर्म और अनजान सी गर्माहट महसूस हुई। मैं एक पल के लिए पूरी तरह ठिठक गया। होश आया तो देखा तांग रो जो अभी सोफे पर लेटी हुई थी, वो कब मेरी तरफ खिसक आई मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने मुझे कस के बाहों में पकड़ रखा था और उनके इमोशन अब साफ तौर पर कंट्रोल से बाहर हो चुके थे।